हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। मैं इन दिनों यह मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूं झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बारे में। इससे पहले के पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में टेट जो होता है वो कैसे या उसमें कितने मार्क्स के होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो मैंने बताया था 2019 के आधार पर। जो 2019 में नियमावली बनाई गई थी टेट के लिए, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था। उसमें आपको बताया था मैंने कि दो रूपों में होता है एग्ज़ाम, दो क्लासों के लिए, दो वर्गों के लिए कह सकते हैं। जेटेट जो होता है उसमें 1 to 5 के लिए होता है और सेकंड जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ कल मैं आपसे ये चीज़ को डिस्कस करना भूल गया कि इस नियमावली में जो 2019 की नियमावली आई थी, उस नियमावली में ये भी डिस्कस किया गया था, ये भी प्रावधान था उसमें कि आप स्टूडेंट्स को, यानी कि जो अपेयरिंग होंगे, एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, उन्हें हर एक सेक्शन में पास होना ज़रूरी होगा। इससे पहले का 2013 और 2016 में एग्ज़ाम हो चुका है टेट का। ठीक है। लेकिन ये दोनों एग्ज़ामों में कब सिर्फ एग्रीगेट था कि 150 मार्क्स में से 150 मार्क्स में से आपको 90 नंबर लाना था जनरल कैटेगरी में। ठीक है। आप ये जनरल कैटेगरी में 90 नंबर लाना था और ये बाध्यता नहीं थी कि आप हर एक सेक्शन में पास करना, आपको सिर्फ 90 नंबर लाना था। हो सकता है कि इसमें आप यदि इंग्लिश में फेल हो गए, हिंदी में आपका अच्छा नंबर है, कोठा नंबर अच्छा है, या फिर EVS अब मैथ में आपका अच्छा नंबर आ गया, आप पास कर गए, 90 से भी ज़्यादा नंबर आ गया। लेकिन 2019 की में जो नियमावली बनाई गई, उस नियमावली में कहा गया कि 1 to 5 या 6 to 8 में, जो कि आपको बताए थे कि क्या क्या सेक्शन है, तो CDP दोनों में है। ठीक है। यहाँ भी CDP है, यहाँ भी CDP है, सिर्फ क्वेश्चंस में अंतर है। यहाँ CDP से 20 क्वेश्चन और यहाँ 25 क्वेश्चन है। ठीक है। CDP सेक्शन है, इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश यहाँ भी इंग्लिश है, सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंसेस है। यहाँ भी हिंदी है, यहाँ भी हिंदी है, और यहाँ आपका रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ भी रीजनल लैंग्वेज है। यहाँ आपकी बात करें तो इस जगह पर आपका मैथ से आपका सेक्शन है, मैथ से और EVS से क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सीधा कहिए सोशल साइंस कहिए या फिर साइंस कहिए, किसी भी से और कीजिए, और में से किसी से भी 100-150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये समझिए कि पहले भी यही क्वेश्चन था, पहले भी पैटर्न यही था। CDP से भी क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, मैथ, EVS, यही सेक्शन था। लेकिन मे बी यहाँ पहले 2013 और 16 में हो सकता है कि इसमें मेरा नंबर नहीं आया, हिंदी में मेरा मार्क्स नहीं आया, और बाकी सब में हम अच्छे नंबर लाए तो पास हो गए, 90 नंबर से ज़्यादा हो गया, हम टेट क्वालिफाई कर गए। लेकिन इस बार का जो 2019 की जो नियमावली आई, अब अभी क्या लाती है सरकार ये तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि 2019 को ही कंटिन्यू करें। ठीक है। क्योंकि 2019 की जो एग्ज़ाम नियमावली बनी थी वो बहुत हद तक CTET को कॉपी किया गया था। तो CTET को कॉपी किया गया था, तो यहाँ इसमें एक प्रावधान उसमें लिख दिया गया कि आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइड नंबर जो है वो लाना होगा। आप यदि हो सकता है कि आप इसमें सोशल साइंस वाला में 150 पे 150 सही कर लें, लेकिन यदि आप रीजनल लैंग्वेज में आप फेल कर जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ ये सेक्शन जो है जिसने कुछ टेंशन बढ़ा दिया है स्टूडेंट्स का, जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको हर एक सेक्शन में ध्यान देना होगा।
इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें और किसी भी सेक्शन को, चाहे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, एकदम ये मत समझिए कि हमको इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ना है, मैथ ईवीएस भी पढ़ना है, सीडीपी भी पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मे भी जहाँ तक संभावना है कि इसी नियमावली के साथ सरकार जाएगी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। आप ये ध्यान में रखिए कि हमको इससे हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। आपका यदि कोई एक सेक्शन वीक है तो आप उस वीक सेक्शन में मेहनत करके कम से कम भी तो 10 से 15 नंबर के बीच में लाने का प्रयास कीजिए। कम से कम 10 नंबर आप एनी हाउ लाना ही लाना है आपको। ऐसे तो पास तो आपका 6 से 7 नंबर में हो जाएगा, लेकिन आप 6 से 7 नंबर यदि आप टारगेट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। 10 नंबर टारगेट रखें कि 10 नंबर हमको एनी हाउ लाना है, तो यदि टफ यदि क्वेश्चन हुआ तो आप 6-7 तक पहुंच जाइएगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन यदि टफ क्वेश्चन हुआ तो आप निश्चित तौर पर, क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ेगी इस बार, डीएलएड के को भी यदि मान्यता दे देती है सरकार, तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या जो पहले 100 थी वो कम से कम इस बार 400 होगी। 4 गुना 5 गुना बढ़ने वाला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो और जहाँ संख्या बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपका टफ होगा। इसका आप देख लीजिए कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यही हुई। पहले जो एग्ज़ाम हुआ इससे पहले वाला में वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार ट्रेडिशनल प्लस आप अपना दिमाग लगाइए, आपको सिलेबस दिया गया, पूरा सिलेबस आप पढ़िए। नहीं तो ट्रेडिशनल सोचिएगा कि यही चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ ये चीज़ मैं कहना कल भूल गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बता दें। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं अब इसके बाद जो क्लास लूँगा वो आपको सीडीपी का क्लास भी लूँगा, तो आज मैं उसके बारे में कुछ शुरुआत कर देता हूँ और आप ध्यान देंगे इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे मैंने कुछ YouTube के कुछ वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें कुछ शिक्षकों ने या कुछ टीचर्स ने अपने वीडियो डाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ अजीब सा लगा। कुछ टीचर कह रहे हैं कि झारखंड टेट का जो सिलेबस है सीडीपी का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, वो बहुत कम है, सीटेट में ज़्यादा है। तो कुछ का कहना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम है। देखिए भाई, यदि आप किसी भी सिलेबस को ध्यान में रख लो, चाइल्ड साइकोलॉजी का, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पर और शिक्षण विधि पर और अधिगम पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ आपका कि जो मेरा अनुमान है उसके अनुमान से, उसके अनुसार से कम 40 to 50% क्वेश्चन जो होंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी से ही होंगे। मे बी आप जब चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि सर सही बोल रहा है। आपको हम बता रहे हैं कि जैसे आपको बोले कि आप इंग्लिश में कितना क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में आपका कितना क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है 1 to 5 में। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन जब 2013 और 16 का आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा करके देखें तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इंग्लिश के टीचिंग मेथड से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इंग्लिश के टीचिंग मेथड से यदि आप क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन, आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन था, तब 3 से 4 क्वेश्चन, उस समय इंग्लिश का, अभी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन है, लेकिन उस समय इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन हुआ करता था। तो उस समय 3 से 4 था, तो अभी 20 किया गया, तो अब अनुमानता 5 से ऊपर जाएगा, 5 से 7 के बीच में रहने वाला है। तो 5 से 7 यहाँ मान के चलिए, फिर 5 से 7 हिंदी में मानिए, और 25 क्वेश्चन आपका इसमें है, और ईवीएस में, मैथ में आपका यदि जोड़ते जाएं तो आपको लगभग 40 to 50% क्वेश्चन आता है जो कि बाल मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण विधि से है। इसीलिए इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिए, और ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि हम मार लेंगे। भाई, सबसे ज़्यादा गलती वहीं होती है जहाँ लगता है कि हम यहाँ मजबूत हैं। इसीलिए जो आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत कीजिए, ताकि उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहे।
तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कुछ साथियों के द्वारा जो YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि सिलेबस किसी का कम है, जेटेट का सिलेबस कम है, कोई बोलते हैं सिलेबस ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ उस कन्फ्यूजन को। देखिए CDP में आप यदि बात करें CDP का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो इसके तहत जो मुख्य जो बातें हैं उन मुख्य बातों में आपको क्या पढ़ना है। पहला जो पार्ट है इसका वो पढ़ना है टीचर के बारे में, यानी कि शिक्षक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को आप समझिए, टीचर। उसके बाद पढ़ना है आपको बालक के बारे में, यानी कि छात्र के बारे में। ठीक है, बालक या छात्र के बारे में। अब दोनों यदि ये शिक्षक है और आपका टीचर बन रहे हैं, तो आप बिना बालक का तो टीचर हो ही नहीं सकते। स्टूडेंट रहेगा तभी आप टीचर होंगे। तो टीचर जो है वो बालक को पढ़ाएगा, छात्र को पढ़ाएगा, उसको कुछ सिखाएगा, तो उसको कहेंगे सीखना। या आप इसको इस वर्ड में यदि यूज़ करें एगो टर्म में, तो इसको कहेंगे अधिगम। ठीक है, अब अधिगम। उसके बाद एक और है, जो टीचर है कुछ न कुछ तरीका सोचेगा, कुछ न कुछ स्टाइल उसका होगा, कुछ न कुछ उसकी विधियाँ होगी पढ़ाने का। तो वो चीज़ जिसको कि टर्म में यूज़ किया जाता है शिक्षण, जिसको कि आप मेथड कहिए, इसको लर्निंग्स कहिए, इसको स्टूडेंट कहिए, यहाँ टीचर। मेन जो पार्ट है CDP का यही 4 पार्ट है। अब यदि जेटेट में आप देख लीजिए क्या ये चारों पार्ट शामिल हैं या नहीं। शामिल हैं तो आपको पढ़ना ही है। सीटेट में देखिए कि ये चारों पार्ट शामिल है या नहीं, इसका मतलब आपका शामिल है। अब क्या करता है कि पब्लिकेशन, किसी का पब्लिकेशन में क्या हुआ है कि इसमें से किसी का लर्निंग्स में बहुत कम टॉपिक दिया हुआ है, किसी में शिक्षण में ज़्यादा टॉपिक दिया है, किसी में बालक के या स्टूडेंट के बारे में कम दिया हुआ है। अब एक एक करके देखिए आप टीचर में क्या क्या पढ़ेंगे। टीचर में सबसे पहला जो गुण होता है टीचर का, वो सबसे पहला उसका व्यक्तित्व होता है। उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ मायने करता है। पर्सनालिटी जो होती है टीचर्स की वो मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाता है कि स्टूडेंट कॉपी करना चाहता है जो उसको टीचर अच्छे लगते हैं, उसका कॉपी करता है वो। तो टीचर यदि वो एक आइडियल रूप में होगा, उसका पर्सनैलिटी बढ़िया होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रेशन उसका जाएगा स्टूडेंट के बीच में। तो आप उसका व्यक्तित्व बढ़िया होना चाहिए, व्यक्तित्व को पढ़ना होगा, पर्सनालिटी पढ़ना होगा। उसके बाद इसका बिहेवियर पढ़ना होगा, यानी कि क्या इसका व्यवहार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देख लीजिए आप CDP का सिलेबस में क्या इसको व्यवहार में नहीं शामिल है, व्यवहार में शामिल है। इसके बाद इसको पढ़ना होगा टीचर में ही कि इसको स्किल्ड होना चाहिए, यानी कि दक्ष होना चाहिए। आप देख लीजिए सिलेबस में क्या नहीं शामिल है, सिलेबस में शामिल है, जेटेट के भी सिलेबस में, सीटेट का भी सिलेबस में शामिल है। अब इसके साथ है कि ये जो क्या मेथड इसको आते हैं, या दक्ष या मेथड इसी में जोड़ सकते हैं, यानी कि विधियां उसको कितनी मालूम है पढ़ाने के लिए। ठीक है, विधियां आपको माननी चाहिए। ठीक है, ये सारे सेक्शन कम से कम टीचर से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको सिलेबस में शामिल है, चाहे वो जेटेट का हो या सीटेट का हो। कुछ नाम अलग कर दिया, किसी में यहाँ शामिल ना करके शिक्षण में शामिल कर दिया, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाइए बालक में। बालक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो इसको पढ़ना है वो आप देखिए अवस्था पढ़िए। आप इसका देखिए शामिल है, उसमें सिलेबस में शामिल है। आप इसके बाद इसका पढ़िए विकास। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है वो पढ़िए वृद्धि। देखिए कन्फ्यूज़न है, विकास क्या है और वृद्धि क्या है। बहुत क्वेश्चन इससे सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो यहाँ सीटेट में भी शामिल है और जेटेट में भी शामिल है। अब यदि बालक को आप में यदि हो सकता है सिलेबस में आपका वृद्धि और विकास नहीं दिया हुआ है,
लेकिन अवस्था दिया हुआ है, तो आप कैसे बताइए क्या अवस्था यदि चेंज होगा किसी बच्चा का, शैशव अवस्था है उसके बाद उस बाल्यावस्था में आएगा, क्या उसमें जो ये अवस्था चेंज होगा तो उसमें विकास होगा या नहीं होगा? विकास होगा, तो वो लिखे या ना लिखे ये तो आपको शामिल हो गया। ठीक है, तो ये ही चीज़ के लिए आपको कह रहे हैं कि सिलेबस किसी का छोटा या बड़ा नहीं है, वो समझने का फेर है। एक टीचर के द्वारा, कुछ टीचरों के द्वारा अपना कह सकते हैं कि अपने जो इमेज बढ़ाने के लिए कि हम बहुत शॉर्ट पढ़ाते हैं, हम बहुत लॉन्ग पढ़ाते हैं, इस तरीके का अपना प्रचार करने के लिए एक तरीका है। आप उसमें मत फंसिए, आप ये खुद सोचिए, खुद एनालाइज कीजिए कि क्या अवस्था में यदि इस अवस्था उसका चेंज होता है, शैशवावस्था से आता है बाल्यावस्था से उसका किशोरावस्था में आता है, तो क्या उसमें विकास होगा या नहीं होगा? क्या उसमें वृद्धि देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी? तो जब आएगी भी तो इस दोनों को आप काट दीजिए और अवस्था खाली लिख दीजिए, तो आएगा ही उसमें। ठीक है, अब इसके बाद वृद्धि के बाद आप इसका देखिए कि आप इसको देखना होगा कि क्या उसकी रुचि है, रुचि को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रुचि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बालकों की अभी खास करके देखिए ये भी समझ लीजिए कि साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है एक न्यू साइंस है, नया विज्ञान है जिसमें अभी भी विकास हो रहा है, जिसमें अभी भी नए नए आयाम रोज जुड़ रहे हैं। आज से यही 50 साल पहले यदि आप बात करें तो ट्रेडिशनल तरीके से कोई नहीं ये कहता था कि बच्चों को बिना मार करके, बिना पिटाई किए हुए आप पढ़ा लीजिएगा, नहीं, उसको डरा करके, धमका करके पढ़ाना था। लेकिन अभी देखिए उसको डरा करके नहीं, उसको ये समझना है कि बच्चा किस माहौल में पढ़ेगा, तो उस माहौल को क्रिएट करना है, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। अब जहाँ आपको बोले माहौल का तो या पर्यावरण का, तो रुचि आप पढ़िएगा तो आप इसके साथ पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ का आसपास का माहौल पढ़ना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें बुद्धि का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो बुद्धि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जितना आप इसमें जोड़ते जाए, यानी कि बालक से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में भी जेटेट का सिलेबस में नहीं शामिल है, तो फिर भी आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप बालक को पढ़ रहे हैं, छात्र को समझना चाह रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। अब इसी के बारे में कहें अधिगम के बारे में, तो अधिगम मतलब आप छोटा सा समझ लीजिए सीखने को कहा जाता है। टोटल जो क्रियाएं हैं वो यहाँ आकर के ही संपन्न होती हैं, क्योंकि शिक्षक का मुख्य काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, और बच्चा का यदि नहीं पढ़ पाता है तो शिक्षक का जो पढ़ाने का काम है वो एमलेस हो गया, क्योंकि एम पूरा ही नहीं हो रहा, तो आप चाहे जितना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ाने का काम आप अच्छा करते हो, आप सीख लेते हो मेरे पढ़ाने के द्वारा से, तो मेरा एम ठीक हो, सही हुआ। लेकिन यदि आप उससे कुछ नहीं सीख पाते हो तो मेरा ये क्लास बेकार हुआ। उसी प्रकार से यदि एक शिक्षक एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, तो वो लर्निंग्स हो ही नहीं सकता। लर्निंग्स मतलब कुछ ना कुछ तो उसको आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो 1% 2% भी सीख जाए, तो शिक्षक का जो कार्य होता है वो चलो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा? तो शिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, टीचिंग स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी में से अब कहेंगे कि मेथड, अब बताइए मेथड जो भी होगा वो किससे रिलेटेड होगा? बालक से। जो भी मेथड आएगा, दुनिया में जितने भी मेथड आए हैं पढ़ाने के लिए, वो सारे मेथड केंद्र बिंदु किसका बने हैं? तो बालक का केंद्र बिंदु में है। तो अब ये समझिए यदि आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो आप कहीं भी सीडीपी का कुछ ना कुछ अंश छोड़ दीजिएगा। और देखिए सीडीपी हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। एक भी टॉपिक यदि आप छोड़ देंगे तो दूसरा टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। सपोज दैट आप बुद्धि को छोड़ दिए,
अब छोड़ दिए कि बुद्धि का कैसे भी, अब बुद्धि का कि एक सामान्य बालक कौन होगा, एक सामान्य से कम विकास वाला बालक कौन होगा। तो यहाँ आप यदि बुद्धि को छोड़ दिए तो समावेशी कक्षा जो होगी उसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि समावेशी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हर एक पाठ, चाहे आपका सिलेबस में वो चीज़ दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, लेकिन ये 4 टॉपिक आपका दिया हुआ हो, तो आप इतना समझ लीजिए कि सभी सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये भी आपको बता दें कि मैं इस टॉपिक को इसलिए शुरू कर रहा हूँ, इस सेक्शन को मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ये टॉपिक है। भले सिर्फ चेंज है क्या कि आपको 1 to 5 में 6 से 11 साल के बच्चों के ही पढ़ना है, ठीक है, और 6 to 8 में 11 साल के बाद के बच्चों का अवस्था का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना तो दोनों ही है, बाकी सब तो आपको ही सेम है। इसीलिए इस चीज़ को मैंने चुना और वेटेज ज़्यादा है तो इसको कंप्लीट करने के बारे में मैंने सोचा कि पहले ये कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर आगे पढ़ूंगा। तो कल नेक्स्ट जो क्लास मेरा होगा वो क्लास शुरू करेंगे टीचर से, क्योंकि टीचर शुरू करेंगे, उसके बाद बालक पर आएंगे, बालक के बाद फिर लर्निंग्स और उसके बाद शिक्षण पर एक एक जो चारों टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। आप कहेंगे कि सर ये चीज़ मिलेगा कहाँ, तो आप कुछ नहीं, इधर उधर किताब आप यदि देखना चाहते हैं तो मैंने कल ही बताया कि यूनिवर्सिटीज़ की किताबें यदि आपको मिल जाती हैं, डीपीई का कोर्स का जो किताबें हैं या डीएलएड की किताबें उसको आप पढ़िए। बाकी बात आप यदि मेरा क्लास कर रहे हैं तो मेरे ऊपर डिपेंड रहिए, मैं जितना आपको बताऊंगा आप एक कॉपी में लिखते जाइए और उसको आप रिपीट कीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक से क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन आप एक बार पढ़ करके चल जाए तो ये टॉपिक आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए अपने माइंड में और उसके बाद आप क्वेश्चन इसको हल करने का प्रयास कीजिए। सेट में सीडीपी का जो क्वेश्चन होगा उसको आप हल करें, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि यदि जो मेरा पूरा क्लास सीडीपी का होगा वो आप क्लास कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन यदि आपसे या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 में से 18-19 आप सही करके आएंगे। 1-2 का गारंटी मैं भी नहीं लेता हूं, हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाएं या हो सकता है कि मैंने उस टॉपिक को नहीं छुआ हो पढ़ाने के समय में, हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस बीइंग है, मिस्टेक तो हो भी सकता है। इसीलिए आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखेंगे एकदम फोकस्ड होकर के, जो आधे घंटे 1 घंटे मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ या आपको क्लास के थ्रू दे रहा हूँ वो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भी चाह रहा हूँ कि वीडियो को मैंने जो क्लास के लिए आपको बोला था वो आप कम से कम अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट कुछ मिल जाए। और नहीं यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।